हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो रहे हैं बच्चों आपके टेस्ट? हर्ष, जशन। अभी आखिरी वाला कैसा हुआ? हाँ, जो अभी कल, पता नहीं परसों था, वो खराब हुआ। इसमें फिजिक्स तो काफी आसान थी एज फार एज आई नो। ओके। ठीक है। ओके, अभी बच्चों क्या करना है डिस्कस? कोई बात नहीं बच्चों, लगे रहो, कोई टेंशन नहीं है। सब अच्छा कर रहे हो, बस अपना बेस्ट फुट करो, अच्छा ही होगा। कहाँ तक किए हुए हैं हमने बच्चों? 3 तक किए थे, कहाँ तक किए थे मुझे याद नहीं। 16 में बच्चों कोई डाउट? तो बच्चों फटाफट। चलो मैं उल्टा चलता हूँ। अभी आपके कहाँ तक हो गए बच्चों? 20 तक हो गए? 19 तक।
इतना जो है सेकंड क्वेश्चन जो था वो तो कुछ गलत था, मतलब ये बोनस हुआ था। 15th क्वेश्चन, कॉन्वेक्स लेंस ऑब्जेक्ट कहाँ रखें कि साइज ऑफ इमेज हाफ हो। ये तो बिना सॉल्व किए ओरली हो सकता था, बताओ कैसे। भाई इमेज का साइज आप छोटा कर रहे हो। इमेज का साइज छोटा कब होता है? जब आपने बियॉन्ड 2f रखा होता है। बियॉन्ड 2f तो ऑप्शन ही है क्या 90 वाली, सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं थी। Isn't it? 16th क्वेश्चन, मैथमेटिकली बस आप मैग्निफिकेशन को -1/2 पुट करो, तो वी और यू में रिलेशन आ गया, उसको लेंस फॉर्मूला में पुट कर दो। क्योंकि वो इन्वर्टेड इमेज बनेगी। मतलब ये पहले ही सोच लोगे तो जल्दी हो जाएगा, नहीं तो दोनों केस बना के कर लो, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ। जो कॉन्वेक्स लेंस है, आप अपने वो टेबल से अगर सोचो कि कॉन्वेक्स लेंस डिमिनिश्ड इमेज कब बनाता है, ए कैसे बन सकता है आप खुद सोचो। ए पे तो इन्फिनिटी आ जाएगा अगर आप फोकस पे रखोगे। आपने यू को पहले ही साइन दे दिया होगा, ये गलती की होगी। यू को साइन मत दो, बस मैग्निफिकेशन को -1/2 पुट करो। सिक्सटीन क्वेश्चन, among a given set of axes for a rigid body, moment of inertia is always minimum about the one passing through center of mass। और बी ऑप्शन है perpendicular axis theorem for moment of inertia would be applicable for a solid sphere। बच्चों इसमें भी देखो, आपको ना टेस्ट के टाइम पे थोड़ा स्मार्टली चलना चाहिए। मतलब बी ऑप्शन जैसे ही पढ़ी, बी तो एकदम पता है कि गलत है। कैसे? वो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम तो लगती ही नहीं है, प्लेनर के लिए ही होती है ना। तो आंसर तो आपका जो बचा ऑप्शंस, वो सिर्फ 1 या 4 बचा। ठीक है। अब ए ऑप्शन सोच लेते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो कह रहे हैं कि जो एक्सिस सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास करेगी उसी का मिनिमम होगा। मतलब जितनी भी गिवन है उनमें से जो एक्सिस सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास कर रही होगी उसी का ही मिनिमम होगा। अब यहां बच्चों ये कोई जरूरी नहीं है। मतलब एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे
अब मान लो मैं एक ये रिंग ले लूं या डिस्क ले लूं, डिस्क मान लेते हैं चलो। अब डिस्क में बचो ये इसके अबाउट एम आर स्क्वायर बाय 2 होता है, सॉरी एम आर स्क्वायर बाय 4 होता है। अब मैं एक एक्सेस ले लेता हूं जो इससे जस्ट थोड़ी सी ऊपर है, हाँ? तो एम आर स्क्वायर बाय 4 प्लस कुछ छोटा सा अमाउंट हो गया, वर्सेस मैं एक एक्सेस ले लेता हूं जो परपेंडिकुलर ही है, इसका कितना होगा एम आर स्क्वायर बाय 2, तो ये तो ज्यादा ही है। तो अगर तो सारी प्लेन एक्सेस होती, मतलब सारी पैरेलल एक्सेस होती, तो पैरेलल में हम कह सकते थे कि भाई सेंटर ऑफ मास वाले का मिनिमम है। लेकिन अगर कोई कंडीशन नहीं दी हुई तो फिर वो कोई जरूरी नहीं है। आगे 25th क्वेश्चन आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन है। बस इसमें क्या ध्यान रखना होता है कि जब आप इसमें डेल्टा वी बाय डेल्टा आर करोगे तो आपको उनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना होता है। ये जो दो लाइंस हैं, ये जो स्लांट लाइंस हैं, आप उन स्लांट लाइंस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस लोगे, मतलब इनके बीच में डिस्टेंस 10 नहीं लेना हमने, वो 10 साइन थीटा वाला डिस्टेंस आएगा। ओके, और डायरेक्शन कैसे देखते हैं हम? जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो किधर को होती है, मतलब हमें वो याद रखना है कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। 30th क्वेश्चन, metallic rod, two unequal forces acting at its ends along its length, ठीक है। If specific charge of electrons is alpha, then the potential difference between the ends of the rod in steady state must be। मैं मुझे करवा रहा हूँ 1 मिनट फिगर बना के। बाकी और बताओ। 31st, रिंग की रेजिस्टेंस दी हुई है, रेडियस दिया हुआ है, टर्न्स दिए हुए हैं, रोटेटेड एट रेट ऑफ दिस मच, about its diameter perpendicular to uniform magnetic field of induction this much, amplitude of the current in the loop will be nearly। तो ये एसी जनरेटर का केस है। इस केस में जो ईएमएफ होती है वो जो होता है एन ए बी ओमेगा, वो एम्पलीट्यूड होता है। और उसको रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दोगे तो करंट का एम्पलीट्यूड आ जाएगा। तो एन ए बी ओमेगा अपॉन आर। क्यों जीरो क्यों होगा इसमें? सर इसमें हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर वाला जो हम लगाते होते हैं डिस्क में,
उसमें हम कहते होते हैं ना, अगर रिंग होता है तो ईएमएफ इंड्यूस जीरो होता है, कि वो कोई और ही केस है मतलब। तो एसी जनरेटर वाला केस है। इसमें रोटेटेड का मतलब कुछ और है। नहीं मतलब याद करो एसी जनरेटर जो होता है, जीरो आप कहाँ कह रहे हो? जीरो तो वैसे उसमें भी नहीं होता, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर में। फिर अगर हम रिंग को मतलब ऐसे घुमा दे तो उसमें हाफ भी ओमेगा एल स्क्वायर हो जाएगा ईएमएफ इंड्यूस, उसके डायमीटर के लिए। ये ये आप एक बार केस को समझो ध्यान से। ये वो वाला केस है एसी जनरेटर वाला। मतलब आप दो अलग केसेस को मिक्स कर रहे हो। ये तो सिंपल ये वाला केस है ना कि हमने एक रिंग ली ऐसे और उसको हम ऐसे रोटेट कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर को है। मुझको लगा हम वो नहीं कहते जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करते होते हैं, मतलब वैसे घुमा के, जैसे रॉड को घुमा के कट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड, तो उसमें हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर इंड्यूस हो जाता है। नहीं वो तो वही क्वेश्चन से आइडिया लगाना होगा ना हमें। ये जो मतलब जो उन्होंने कहा है कि डायमीटर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो ये डायमीटर हो गया ये वाला, तो ये फील्ड के परपेंडिकुलर हो गया। तो फील्ड लाइंस तो कट हो ही रही है यहाँ पे। मतलब ये वो केस नहीं बना जो आप कह रहे हो। यहाँ तो रिंग को डायमीटर के अबाउट रोटेट कर रहे हैं ना। मतलब आप शायद इसको इस केस से कंफ्यूज कर रहे हो कि ऐसे रिंग है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। हाँ यही यही है। इसमें तो रिंग डायमीटर के अबाउट थोड़ी रोटेट कर रही है, इसमें तो एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। इसमें ईएमएफ इंड्यूस तो जीरो होगा ना अगर रिंग का हुआ तो। डिस्क के केस में हमने कहा था ना में हाफ तो बी जो ओमेगा। ईएमएफ इंड्यूस होता है वो एंड पॉइंट और सेंटर के बीच में होता है। इस केस में तो आएगा ही नहीं मतलब। हाँ मतलब डिस्क के केस में होगा हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, रिंग के केस में जीरो होगा। आगे। Next question. First excitation potential is 15 volts. Find third excitation potential. तो भाई फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल का क्या मतलब हुआ कि आप कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हो, 1 से 2। थर्ड एक्साइटेशन पोटेंशियल का क्या मतलब हुआ? वन टू फोर, राइट। तो 15 जो है आपका वो एक तरह से हो गया, मतलब सम कॉन्स्टेंट्स इंटू 1 माइनस 1/4। अब जो हमें निकालना है v, वो हो गया कॉन्स्टेंट्स इंटू 1 माइनस 1/16, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। इन दोनों को डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा।
हाँ, वैसे इसमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, एक ही ऑप्शन है भाई, 15 से तो ज्यादा ही आना था। आगे। और कोई क्वेश्चन बचाओ। 15th बच्चों फैक्चुअल है, मतलब इसमें क्या होता है कि जैसे एक सोप फिल्म है पतली सी, उस पर जब लाइट डलती है तो कुछ लाइट तो इससे रिफ्लेक्ट होकर चली जाती है, कुछ लाइट ऐसे नीचे को जाके नीचे वाली सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है, तो इन दोनों में पाथ डिफरेंस होता है, उस कारण से इंटरफेरेंस आ जाती है। वो तो मैंने जान के डाल दिया था क्वेश्चन कि कॉमन फिनोमेना है, आना चाहिए। 12th क्वेश्चन, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम का क्या मतलब होता है, एंगुलर मोमेंटम। तो सिंपली आपको एंगुलर मोमेंटम ही निकालना था, NH/2 पाई, सेकेंड ऑर्बिट है, तो n को 2 डालना था बस। तो इसमें एक रॉड वाला क्वेश्चन रह गया हमारा। देखो लेंथ दी हुई है, मास दिया हुआ है, अनइक्वल फोर्सेस, और आपको कहा है कि डायरेक्टेड ऑपोजिट टू इच अदर, तो मतलब मान लो ये 20 है और ये 10 है। इग्नोर ग्रेविटी एंड एनी अदर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मेटालिक रॉड है, ये याद रखो, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द रॉड इन स्टेडी स्टेट मस्ट बी। तो भाई इसमें क्या था कि अगर आप रॉड की एक्सेलरेशन निकालो, वो बेसिकली 10/2 आ गई। ठीक। ठीक है जी। अब अगर आप रॉड के ऊपर कोई भी एक इलेक्ट्रॉन ले लो, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन भी ऐसे ही एक्सेलरेट कर रहा होगा, स्टेडी स्टेट है। इंड्यूस ईएमएफ तो कहीं लिखा भी नहीं है आकाश। तो अगर आप अब इस इलेक्ट्रॉन की एक्सेलरेशन भी आपको 5 चाहिए, इसका मतलब इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही होगी। तो आपको ये पता, मैंने जान के उल्टी दिखाई है ना, क्योंकि ऑपोजिट होएगी, तो इलेक्ट्रॉन के लिए आपके पास बन गया ई, ई इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन 5। तो यहाँ से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई 5m/e, जो कि क्या होनी चाहिए रॉड के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस ऑन लेंथ। अब रॉड की लेंथ क्या है, 2, और इसको आप ऐसे लिख दो नीचे जाके, तो ये स्पेसिफिक चार्ज बन गया। तो ये 5/α इज इक्वल टू Δv/2।
हाँ जी बच्चों 18। एट क्वेश्चन बच्चों, सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। इसमें आपको बस एक बात का ध्यान रखना था, और जो गलती कर सकते हो कि भाई जो स्फीयर है वो स्मूथ सरफेस के ऊपर कर रहा है रोटेट। तो इससे फर्क ये पड़ा कि उस स्फीयर के ऊपर आप अगर देखो सेंटर के अबाउट कोई टॉर्क ही नहीं लग रही, कोई फोर्स ही नहीं है जो टॉर्क प्रोवाइड कर सके। तो मतलब स्फीयर जो रोटेट कर रहा है वो रोटेट वैसे ही करता रहेगा। तो मतलब कि जो भाई एनर्जी चेंज होएगी वो सिर्फ ट्रांसलेशनल वाली होगी। तो इसलिए हमने हाफ एम वी स्क्वायर वाला लगा दिया। यही रफ होता तो हमें पूरा करना पड़ता। तो सर सारा अगर रफ रफ कैथोड भी का होता स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। सर अगर रफ भी होता तो भी हम मतलब पूरी एनर्जी क्यों कंजर्व करते, फ्रिक्शन के कारण तो लॉस ही होगी। ना, तो जब रोलिंग हो रही होती है तो फ्रिक्शन के कारण लॉस थोड़ी होता है। ओ ठीक है। आगे बच्चों, ट्वेंटी थ्री बच्चों फैक्चुअल था। ठीक है, ये वो मतलब वो रिजल्ट आता होगा तभी होगा, नहीं तो नहीं कर सकते। मैं आपको भेज दूंगा इससे रिलेटेड रिजल्ट्स, ठीक है। मतलब आपने देखा होगा मैं एक हर टेस्ट में एक आधा क्वेश्चन तो ऐसा डालते ही डालता हूँ अजीब सा। एक आधा तो आता ही आता है ना, बाउंसर कह लो या जो भी कह लो। यू शुड बी प्रिपेयर्ड। 17th क्वेश्चन, एक ट्राइंगल का सेंटर ऑफ मास बच्चों कहाँ पे होता है, उसके सेंट्रोइड पे। तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3। सेम फॉर y। x1 x2 x कोऑर्डिनेट्स एंड पॉइंट्स के। वैसे इसको भी आप ऑप्शन से भी कर सकते थे, अगर आप ये सोचते कि कहीं ना कहीं तो ट्राइंगल के बीच में ही लाई करेगा सेंटर ऑफ मास। तो इन चारों कोऑर्डिनेट्स में सिर्फ फर्स्ट ही था जो कहीं ट्राइंगल के बीच में लाई कर रहा है, बाकी या तो उसके एजेस पे हैं या बाहर ही।
आगे बच्चों। सर एक 19th में सी ऑप्शन क्यों गलत है? अगर इम्पल्स ही लग गई फिर थोड़ी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, वो तो रिलेशन ही होता है इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। ओके। 97 क्वेश्चन यार, जान के डाला था मैंने, मतलब ना, मतलब इससे आसान क्या डालूं, जान के ग्राफ बन गया। अब पूछी किसमें आरएमएस वैल्यू, 0 से t/2, जब कांस्टेंट ही है तो फिर तो वो सेम ही आएगी, फर्क ही नहीं रहा कुछ। मतलब अगर मैंने पूरे के लिए पूछी होती टाइम टी के लिए या उससे ज्यादा वाले टाइम के लिए, तब तो फिर भी कुछ दिमाग लगाना पड़ता। पूछी उस ड्यूरेशन के लिए जब कांस्टेंट है आरएमएस, नहीं क्या? आया समझ बच्चों? 0 से t/2 में तो कांस्टेंट ही है ना v0, तो अगर कांस्टेंट ही है फिर तो वही रहेगी। आरएमएस वैल्यू कुछ अलग तो तब होती ना अगर कुछ वैल्यू चेंज कर रही होती। और कोई बचाओ। बी पार्ट, थर्ड क्वेश्चन। अब अच्छा, जैसे अब ये क्वेश्चन स्पेशली जब आपके पास चॉइस है, ये आपको तभी करना चाहिए था अगर आपको इसका एग्जैक्ट कंसेप्ट पता हो। ठीक है, तो ऐसे केस में बच्चों ये होता है कि जब ऐसे मल्टीपल रॉड्स होती हैं ना, तो इसमें लॉजिक ये होता है कि जो आउटर मोस्ट फेसेस होते हैं, ये हमने किया था, उन पे जो चार्ज होता है वो क्यू टोटल बाय 2 होता है। ठीक है, अगर आप याद करो हमने जब कैपेसिटर पढ़ा था हमने एग्जांपल लिया था कि अगर अनइक्वल चार्जेस हो तो क्या होता है। तो आउटर मोस्ट पे मतलब फर्क ये था कि वहां पे बस Q1 + Q2/2 आ गया था, उसी चीज को एक्सटेंड करते हैं हम तो वो बन जाता है Q टोटल बाय 2। तो Q टोटल कितना बन गया, 6/2, तो यहाँ और यहाँ तो 3 आ गया। अब बाकी फेसेस पे देखो कैसे आएगा। अब लेफ्ट वाली जो प्लेट है उस पर टोटल चार्ज तो -3 है, और अगर लेफ्ट पे 3 आ गया तो इधर कितना आना पड़ेगा, -6। ठीक है, अब इसके फेसिंग वाली तरफ इसी का इक्वल एंड ऑपोजिट आएगा तो वो +6 आ गया। अब इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना था, 4, तो दूसरी तरफ कितना बना, -2। तो फिर इसके फेसिंग पे फिर इक्वल एंड ऑपोजिट +2। तो जो आपको आंसर देना था वो क्या बन गया, +6। 9th क्वेश्चन।
तो 9th क्वेश्चन है बच्चों, अगर आप डिफरेंस देखो तो वो ये है कि अब जो स्लिट हैं वो सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं था बच्चों, आप एक सिंपल ट्रिक से करना था। भाई आपको ओ पॉइंट ऐसा दे दिया, थोड़ा नॉन सिमेट्रिक दे दिया। ठीक है, d/3 2d/3 हमें इसके लिए नहीं आता, कोई बात नहीं, हमें जिसके लिए आता है हम उसकी बात करते हैं। हम एक इमेजिनरी लाइन अज्यूम कर लेते हैं जो मिड पॉइंट पे। इस केस में मैक्सिमा कहाँ पे आता है? इस केस में तो उसके वहीं पे आता है, d/2 पे, राइट, मिड पे। तो यहाँ हमें पता है कि हमारा मैक्सिमा आना था, तो आपको तो ये डिस्टेंस ही निकालना है। अब ये टोटल कितना है, d/2, नीचे वाला कितना है, d/3, तो d/2 माइनस d/3, तो d/6 बन गया, तो आपका आंसर 6 बन गया। क्या आगे बताओ। डन बचाओ। सेवनटीन। ये थर्ड क्वेश्चन जैसा पहले भी इतनी बार आया हुआ है क्वेश्चन, कंपोनेंट ऑफ बी ऑन ए, वो क्या होता है, बी कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या बन गया, ए डॉट बी ओवर ए बी। और मतलब डायरेक्शन कौन सी होगी, ये साथ में किससे मल्टीप्लाई होगा, ए कैप से, क्योंकि डायरेक्शन तो ए वेक्टर वाली है। आगे तो आपको कहा है कि फ्लोट्स जस्ट सबमर्ज्ड इन वाटर,
ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी डेंसिटी क्या बन गई, ग्लास वाले बीकर की एवरेज डेंसिटी पानी बन गई, क्योंकि पूरा सबमर्ज्ड है। और ये इसके अंदर 250 सेंटीमीटर क्यूब में पानी भरा हुआ है। तो ये जो है इसकी डेंसिटी वन करनी है हमें, तो वो कैसे होएगी, मास ऑफ डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ बीकर। तो आपको ये समझ आ रहा है कि जो वाटर है वो सिर्फ आधे पार्ट में है, तो वाटर का मास कितना हो गया। हाँ, डेंसिटी वन करनी है बस, है ना, इससे हो गया। आगे टेस्ट में बच्चों, मतलब वैसे रूल ये है कि पेन वहां मिलेगा, बट मर्जी है आपकी, मतलब इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है। इसमें बस आपने जो एक्स्ट्रा फोर्स है, ये 4 ग्राम वेट, इसको सरफेस टेंशन की फोर्स से इक्वेट करना है। भाई 4 ग्राम वेट है, ये ध्यान रखना, तो मतलब ये 4 इंटू 4/1000 इंटू 9.8 बन गई, इज इक्वल टू एफ इंटू 2 पाई R1 + R2। इसका निकला G10 दिया होगा। इसका आंसर आ जाता है बच्चों। आ रहा है भाई, कैलकुलेशन में सेट ही हो गया। डायमीटर रेडियस का ध्यान रखा था। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, जो वो उल्टा, मतलब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे, वो जो दिया हुआ है डायमीटर। आगे हाँ, ये वाला कंपैरेटिवली मुश्किल था थोड़ा सा पेपर,
बट अगेन सी आपको चूज करने होते हैं क्वेश्चन वाइजली। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब सीधा डायरेक्शन देख के हो रहा था, कुछ भी नहीं करना। आप सोचो कि अगर मैं इसका टॉप व्यू बनाऊं, यहाँ पे एक्स एक्सेस ऐसे है और जेड एक्सेस ऐसे है, तो जो लूप है वो इधर को आ रहा है ऐसे, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। तो अ, जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगी वो कैसे आनी है, लाइक दिस। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये दिख रहा है कि इसके अगर आप कंपोनेंट्स लोगे तो एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव आएगा, जेड नेगेटिव आएगा, तो 2 और 4 तो वैसे ही खत्म हो गए। ठीक है, बाकी एंगल लेना ले लो एग्जैक्ट जो बनेगा। तो ये वाला एंगल आपका 60 आ जाएगा। ठीक है, 60 आ गया तो आपको पता है कि √3 वाला कुछ तो आना ही है, तो 1 आएगा आंसर। आगे। ट्वेंटी टू में भाई पहले जो आई है दैट इज आई जी इंटू 1 + 30/30। बाद में आप कह रहे हो 2i कर दिया। ये करना 30 + x इसलिए किया क्योंकि एडिशनली पूछा है उन्होंने। अगर फॉर्मूला नहीं आता तो आप बाद में देखते भी नहीं हो, मतलब ये डाउट थोड़ी हुआ फिर। आगे। डी पार्ट बचाओ। डन बचाओ।
और कुछ बच्चों? बस जो देते रहो टेस्ट है ना सीरियसली। आगे वाले टेस्ट अभी आपके सारे नॉर्मल ही हैं, कोई मुश्किल भी नहीं है, कुछ नहीं है। एक तो बाउंसर्स की कभी चिंता मत करो, वो होते ही हैं, ठीक है। उनको बस फटाफट छोड़ के आगे बढ़ जाया करो, उसके कारण से परफॉर्मेंस खराब करने का। अब तो बस सिर्फ फॉर्मूला रिवाइज करो और कुछ नहीं। ठीक है? चलो ठीक है बच्चों, ओके देन। बाय बच्चों।